Hi everyone, once again warm welcome on Biology One Shot and here is your Amrita ma'am back with another class of class 12th. So हम लोगों ने पिछले क्लास में हमारे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन क्या होता है और उसकी बहुत सारी डिटेलिंग समझ लिए थे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। ये ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसके अंदर से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं, चाहे वो हमारी नीट एग्जामिनेशन हो या फिर वो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो ये टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, ये है बहुत ज़्यादा ईजी। मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि जब मैं समझाऊंगी, डायग्राम बेस्ड समझाऊंगी, तब आप लोग अपने मन से पूरा आंसर लिखने के केपेबल बन जाएंगे। मतलब if you will be understanding only with respect to the diagram itself, your mind will be getting full clarity of this topic and 100% you will be able to write in your own words the answer about this topic pollen pistil interaction. तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे pollen pistil interaction होता क्या है ये समझते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी कुछ डायग्राम्स देती है हमें यहाँ पर pollen pistil interaction को समझाने के लिए। यहाँ पर A, B, C, इधर डी दे रखा है, इधर ई, 5 डायग्राम्स की मदद से पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को एनसीईआरटी एक्सप्लेन करना चाह रही है। पर होता क्या है ये हम पहले समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों कि क्या हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर के शुरुआत में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक पढ़ा था, तो आप बोलेंगे यस मैम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा कि फाइनली फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा था पॉलन ग्रेन्स का या तो फिर माइक्रोस्पोर्स का। ठीक है, और इसी को हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। इसके बाद में मैंने कहा कि क्या हमने फिर एक टॉपिक और पढ़ा जैसे हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, तो आप लोग बोलेंगे यस मैम। इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा था, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था मेगास्पोर का, और फंक्शनल मेगास्पोर एक ही बनता है, माइक्रोस्पोर्स 4 बन रहे थे, मेगास्पोर एक सिंगल बन रहा होता है। ठीक है, तो ये बात तो हमें ध्यान है कि यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गैमीट्स, गैमीटोसाइट, यहाँ पर गैमीटोसाइट बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, सेल्स बनते हैं, और मेगास्पोरोजेनेसिस में फीमेल गैमीटोसाइट सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन के लिए इनिशिएशन चालू हो गया है, शुरुआत हो गई है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में। अब हमने उसके बाद क्या देखा कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड दैट प्रोसेस वाज टर्म्ड एज पॉलिनेशन व्हिच वाज कैरिड आउट बाय वेरियस different agencies. We can say it could be with the help of air, with the help of water, it could be with the help of different animals, right? तो हमने इसका ट्रांसफर भी समझ लें। अब जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास आ चुका है, तब आप मुझे बताओ क्या ये गारंटी है कि इतने सारे फ्लावर्स में से हनी भी जा रही है, मान लो बैठी हिबिस्कस के फ्लावर के ऊपर, वहां से उसने पॉलन कलेक्ट किया और वो जाके सेकेंड टाइम भी किसी हिबिस्कस के फ्लावर पे ही बैठेगी, इसकी कोई गारंटी होती है? नेवर, राइट। हनी भी एक बार हिबिस्कस की फ्लावर से उड़कर, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी रोज फ्लावर पे जाके बैठ जाए, फिर रोज फ्लावर से उठ के तीसरे किसी सनफ्लावर में बैठ जाए, फिर सनफ्लावर के बाद हो सकता है कि वो हिबिस्कस पे जाके बैठे भी या ना भी बैठे, राइट। इट कुड बी लाइक एनी पॉसिबिलिटी कैन बी देयर, बट वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट देयर बिहेवियर इज नॉट फिक्स्ड, राइट। दे कैन बी मूविंग irrespective of on which flower they have to land। वो सिर्फ अपना नेक्टर कलेक्शन करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑब्वियसली वो पॉलिनेटर्स हैं, पर फिर भी उनका जो मेजर फोकस होता है वो नेक्टर कलेक्शन होता है, राइट, और पॉलिनेशन एड कर देते हैं वो उस समय। तो यहाँ पर ये बात हमें समझनी है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि पॉलन ग्रेन्स जो है किसी भी फ्लावर से उठा के उसी प्लांट स्पीशीज के दूसरे फ्लावर पे जाकर गिरा दिए जाएं। तो दिस विल बी, वी ऑलवेज कैन से पॉलिनेशन इज अ बाई चांस इवेंट, राइट। ये एक बाई चांस इवेंट है और इसीलिए न्यूमरस, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं, बहुत ही सारे, ताकि कोई ना कोई तो जाके लैंड होगा स्टिग्मा पे। ठीक है, अब अच्छा, हिबिस्कस के फ्लावर से हनी बी जब उठकर रोज के फ्लावर पे आके बैठी,
तो हिबिस्कस के पॉलन ग्रेन्स रोज के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गए। तो क्या यहाँ पर पॉलन जो है वो एंटर कर पाएगा, स्टिग्मा स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक जा पाएगा? तो इसके लिए हमें क्या इमेजिनेशन आता है कि क्योंकि वो सेम स्पीशीज के फ्लावर्स नहीं है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये फिर एक प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई, और नेचर जनरली प्रिवेंट करता है एकदम न्यू हाइब्रिड फॉर्मेशंस को। सेम स्पीशीज में ही इंटरेक्शन करवाना चाहता है नेचर, मदर नेचर, ठीक है। तो मदर नेचर जो है हमारी, वो नहीं चाहती है कि हर कोई हाइब्रिड्स बन जाए। मालूम पड़ा कि पॉलन ग्रेन हिबिस्कस का था, रोज पे पड़ा तो अलग ही बीच का फ्लावर कुछ बन गया, ऐसा नहीं होता, राइट। रिजेक्शन हो जाता है, रिजेक्ट कर देता है रोज का फ्लावर हिबिस्कस के पॉलन को, ये तो मेरे स्पीशीज का पॉलन नहीं है, राइट। दैट मीन्स पॉलन ग्रेन मस्ट बी हैविंग सम माइंड to understand that this is not the pollen of my species, right? Whether to have any nervous system? No. उनके पास में कोई nervous system तो नहीं present होता, फिर कैसे वो करते होंगे? This will be with the help of the chemicals present in both the things. We can say pollen grain में भी और stigma पे भी कुछ chemical interactions होते हैं। Chemotactic movement है ये एक प्रकार का, ठीक है, जो कि केमिकली ओरिएंटेड है। अगर इनके केमिकल्स कंपैटिबल टू ईच अदर हैं तो ही ये पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करना अलाउड होगा। अगर इसका कंपैटिबिलिटी नहीं है तो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं हमारे सामने, और अभी हम समझ रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस डायलॉग। क्या बोल रहे हैं अपन? A continuous dialogue between the pollen grain and the stigma. Dialogue मतलब क्या ये बात कर रहे होते हैं वर्ड्स में? नहीं, ये वर्बल डायलॉग नहीं है, ये केमिकल डायलॉग है, ठीक है। देख मेरे पास में ये वाला प्रोटीन है, हाँ मेरे पास भी ये वाला प्रोटीन है, चल कंपैटिबल है अपन एक दूसरे के, ठीक है, चलो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन अलाउड है, अलाउड है। Like that they will be having some chemical reactions taking place on this surface. It will be a continuous dialogue जिसकी मदद से pollen tube formation फेवर होगा, ठीक है। अगर ये pollen grain किसी और species का होता है जैसे कि ये वाला, तो हम देख पा रहे हैं कि ये pollen tube नहीं बना पा रहा, ये भी pollen tube नहीं बना पा रहा, 1, 2 और 3 ही pollen tube बना पा रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि जो फास्टेस्ट होगा वो सबसे पहले जाकर एग सेल के साथ में मेल गैमेट्स का फ्यूजन करवा देगा। यहाँ पर भी नेचुरल सिलेक्शन की बात होती है, तो जो फास्टेस्ट है वही विन करेगा, ओके, ठीक है। तो होपफुली ये वाली बात सबको समझ में आई है। तो देयर इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन्स एंड द स्टिग्मा, ठीक है। आफ्टर विच वी कैन से इफ फाउंड दैट द पॉलन ग्रेन इज कंपैटिबल, then only the pollen tube formation will be favored inside the pistil, ठीक है। पिस्टल के अंदर भी कौन से एरिया में? तो स्टाइल पोर्शन ऑफ पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो स्टाइल पोर्शन में ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होके पॉलन ट्यूब जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो अब इस डायग्राम को समझते हैं हम लोग। ये वाला फर्स्ट डायग्राम जो दे रखा है, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन सबकी होने चालू हो गई है स्टिग्मा के ऊपर। जब ये पॉलन ट्यूब स्टाइल में रन कर रही होती हैं, मतलब यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। मतलब आप ये देखिए कि कितने सारे पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुए होंगे कि इतने सारे पॉलन ट्यूब्स फॉर्म हो रहे हैं। न्यूमरस, अनगिनत पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुए होंगे, तब जाके हमें इतने सारे पॉलन ट्यूब्स नजर आ रहे हैं स्टाइल वाले पोर्शन में, बहुत सारे, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन हमेशा यही बोलता है ना, मोर नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑलवेज सो दैट द मेल गैमेट्स आर द ट्रांसपोर्टिंग वंस, वी कैन से they will be traveling ones, right, and the female gametes will generally not travel in the case of higher organisms like plants and animals, mostly higher plants and higher animals we can say। तो इस वाले केस में हम देखेंगे बहुत सारे पॉलन ट्यूब बनेंगे, लेकिन कोई ऐसा पॉलन ट्यूब होगा जो कि जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा।
ठीक है। अच्छा, ये इनफ्लोरेसेंस अगर ऐसी होती या ये फ्लावर अगर ऐसा होता कि इसके अंदर बहुत ही सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते और सब छोटे छोटे फ्लावर्स में एक एक ओव्यूल होता, तो ढेर सारे पॉलन ट्यूब्स आ रहे होते और ढेर सारे ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने की ट्राई करते, ठीक है। तब सिनेरियो डिफरेंट होता, ये डायग्राम नहीं बनता। यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ एक ही ओवरी वाला डायग्राम बना है तो हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। पर कॉर्न जैसे प्लांट में बहुत सारे पॉलिन्स भी आएंगे तो अच्छी बात मानी जाएगी वहां पर, तो ठीक है। अच्छा, अभी क्या देखते हैं, अब हम देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ, तो पॉलन ट्यूब जा किधर से रहा है, स्टिग्मा पे लैंड हुआ पॉलन, स्टाइल में पॉलन ट्यूब जा रहा है, इधर से जा रहा है, फाइनली पहुंचा किधर है, वो पहुंचा है ओवरी के पास में और ओव्यूल के पास में, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास में पहुंचा है। अभी इसका जूम्ड आउट वर्जन अपन देखते हैं कि ओवरी में एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं एम्ब्रियो सैक की, अगर आप लोगों को डायग्राम याद है बच्चों तो अपन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, अदरवाइज देखो हम लोगों ने ये बनाया था स्टिग्मा, ये हमने बनाया था स्टाइल, ठीक है, और ये हमने बनाया था ओवरी, ओके। फिर आप लोगों को याद हो तो हमने ओव्यूल का डायग्राम बनाया था, 3 हमारे पास में एंटीपोडल सेल्स थे, 2 फिलीफॉर्म अपैरेटस वाले सिनर्जिड सेल्स थे, एक पीछे एग सेल था, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से सराउंडेड था, ठीक है। इसके बाद में इसके पास में एक आउटर इंटेग्यूमेंट था, इनर इंटेग्यूमेंट था, एक आउटर इंटेग्यूमेंट था, लाइक दिस। फिर ये अटैच्ड था, किसके थ्रू अटैच्ड था, तो हमने कहा था ये प्लेसेंटा पे अटैच्ड था, फ्यूनिकल के थ्रू अटैच था। ये स्ट्रक्चर को हमने फ्यूनिकल कहा था, जहां पर अटैच्ड है इस जगह को हमने प्लेसेंटा बोला था, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा था जंक्शन पॉइंट है इसका, तो हाइलम बोला था, इफ यू ऑल रिमेंबर, राइट। तो ये हमारा हो गया ओव्यूल। अब अगर मैंने कहा पॉलन ग्रेन आ रहा है ट्यूब बना के, तो वो कैसे आ रहा है देखो, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड हुआ, मान लेते हैं अपन, तो एक ही मानते हैं कि एक ही पॉलन ग्रेन लैंड हुआ है और ये एक ही पॉलन ग्रेन कंपैटिबल पॉलन है, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन और लैंड हुआ है लेकिन वो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन नहीं है, ठीक है। तो जो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है सिर्फ वही बना सकता है पॉलन ट्यूब। तो हम देखते हैं कि ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करना चालू किया इसने, ये पूरा किधर से होते हुआ आ रहा है, ये स्टाइल से होते हुआ आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हमने ये देखा था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो शेड होते हैं 2 सेल स्टेज पर, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, और 40% बचे हुए एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स शेड हो रहे थे 3 सेल स्टेज पर, जिसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल अपना माइटोसिस कंप्लीट कर चुका होता है और 2 मेल गैमीट्स फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये पॉलन ट्यूब आ रहा है, इस पॉलन ट्यूब को किस एरिया के थ्रू जाना पड़ेगा, तो ये जाएगा माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एग अपैरेटस पे। ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, कौन सा हिस्सा माइक्रोपाइलर हुआ, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट है, अदरवाइज तो पूरा आउटर इनर इंटेग्यूमेंट से सराउंडेड है। ये वाला हिस्सा चैलेजल एंड होता है, ये वाला हिस्सा माइक्रोपाइलर एंड होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू आ रहा है ये पॉलन ट्यूब। अच्छा फिर इस पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है उसको फेवर करवाता है कोई भी एक सिनर्जिड। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक सिनर्जिड सेल, ये एक सिनर्जिड है और ये भी एक सिनर्जिड है, इन दोनों में से कोई भी एक सिनर्जिड सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उस पूरे का, ठीक है, और वो डिस्ट्रैक्ट होके अपना सब कुछ लूज कर देगा, लेकिन सिर्फ पॉलन ट्यूब को ये गाइड करेगा कि भाई एग सेल किधर प्रेजेंट है, ठीक है, कि एग सेल इधर प्रेजेंट है, चल तू देख ले, इधर एग सेल के पास आ जा। देखो अपन थोड़ा जूम आउट करते हैं बिकॉज हमें तो यही देखने से मतलब है राइट नाउ, ठीक है बच्चों। देखो तो यहाँ पर कोई भी एग सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा वो, सॉरी कोई भी सिनर्जिड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा वो, और दोनों मेल गैमीट जो है ये आ गए, ठीक है। अच्छा
ये ट्यूब जो है ना, इस ट्यूब का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एक, ठीक है। और ये जो दो हमारे पास दिख रहे हैं ये हमारे पास में है मेल गैमीट्स, ठीक है। जनरेटिव सेल जो था उसने माइटोटिकली डिवाइड के दो सेल्स बनाए थे मेल गैमीट्स, वो प्रेजेंट है। ये एक मेल गैमीट और दूसरा मेल गैमीट दोनों के दोनों सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इधर आने के बाद में एक मेल गैमीट जो है ये एग सेल के साथ में फ्यूज होगा और एक मेल गैमीट जो है ये एस पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होगा। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास में बनने वाला है वो क्या है, देखो। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आपके पास में बनेगा, अपन सिर्फ अगर इसके अंदर वाले हिस्से को ही ध्यान से देखें तो दैट विल बी, यहां पर ये एंटीपोडल सेल्स रह जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये समझो ये दो न्यूक्लियस थे लेकिन एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस और फ्यूज हो गया यहां पर, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि कुछ ऐसा बन गया होगा? ऑब्वियसली यस, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां से एक सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो चुका है कंप्लीटली, क्योंकि वो पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहा था एग सेल के पास में। एग सेल के पास में एक मेल गैमीट फ्यूज हो गया, तो क्या यहां पर एक डिप्लॉइड, अभी टेम्परेरी बना रहे तो डिप्लॉइड बना होगा स्ट्रक्चर, और एक सिनर्जिड हमारा, ऐसा कैसा होना चाहिए क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, राइट। ऐसा कुछ बचा बच्चों, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बचा है। ये क्या बचा है? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली बना देगा 2n या डिप्लॉइड जाइगोट, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बना देगा 3n। 3n मतलब 3, यहाँ पर प्लॉइडी है इसकी, ठीक है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में प्रेजेंट है, तो ये बना देगा 3n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे कि कई बार प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं, PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये पूरा ऐसा हुआ, इसको पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के अंतर्गत अपने पढ़ा, ठीक है। यही डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन भी है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने अलग से दे रखा है तो अपन अलग से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये देखते हैं इस डायग्राम में, आपको आप शायद बेहतर समझ में आएगा क्योंकि मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। क्या देखने मिल रहा है इस डायग्राम में आपको? यहाँ पर ये देखने मिल रहा है कि हमारे पास में एक सिनर्जिड सेल ये है, एक सिनर्जिड सेल इन्होंने गायब भी कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। पीछे की तरफ होगा, बनाया नहीं है डायग्राम में, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था इनको। तो आप देख सकते हैं कि देखो वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसका यहीं रह गया और दो मेल गैमीट्स आ रहे हैं, ठीक है। दोनों मेल गैमीट्स जो है इसके सिनर्जिड सेल के अंदर ही डाल दिए जाएंगे। तो एक सिनर्जिड सेल पूरा डिस्ट्रॉय दिखा दिया है, एक सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में दोनों मेल गैमीट्स दिखा दिए हैं, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ में फ्यूज करते हुए दिखाया जाएगा, एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करते हुए दिखाया जाएगा। तो हमारे पास में एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, हमारे पास में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। समझ आ गया? दिस इज ऑल अबाउट दी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे ना, हर चीज बेहतर समझ में आने लगती है। जितना आपको डायग्राम्स उन्होंने दिए हैं, सारे डायग्राम्स बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम थ्योरी के थ्रू उस डायग्राम को समझने की ट्राई करते हैं तो मालूम पड़ता है कि बहुत इजी चीज दी है हमारी एनसीईआरटी ने। देखिए, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. What is right type of pollen? The pollen of the same species as that of the plant, ठीक है। एंड हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ी थी, तो वो पॉलन उसी सेम प्लांट का नहीं होना चाहिए, सेम फ्लावर का नहीं होना चाहिए, राइट। किसी दूसरे फ्लावर से आया हो जो कि किसी दूसरे प्लांट पे लगा हो, लेकिन स्पीशीज सेम ही होनी चाहिए। मतलब हिबिस्कस प्लांट 1, हिबिस्कस प्लांट 2, ऐसा पॉलन आया हो। हिबिस्कस प्लांट 1 पे ही 2 फ्लावर्स में से पॉलन आया तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी माना जाता है, ठीक है। तो कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज दैट ऑफ द स्टिग्मा। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम अदर स्पीशीज, जैसे कि रोज वाला आ गया हिबिस्कस के पास, और फ्रॉम द सेम प्लांट, या तो हिबिस्कस 1 के पास हिबिस्कस 1 का ही आ गया। इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि हनी बीज बटरफ्लाइज सिलेक्टिवली लेके नहीं आएंगे, वो तो जो उनके पास है वो लेके आएंगे, बैठेंगे, अपना नेक्टर लेंगे, जाएंगे, राइट। इसमें प्लांट्स का बेनिफिट इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली वही अचीव करने के लिए हनी बी कभी नहीं जा रही है, राइट। दे वर गेटिंग रिवॉर्ड्स, इसलिए वो वहां पर जा रहे हैं। सो
The pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is of the right type, whether it is compatible, or of the wrong type or incompatible. If it is of the right type, then the pistil will be accepting the pollen grain and promotes the post pollination events. मतलब फर्टिलाइजेशन या ट्यूब फॉर्मेशन, ये सब जो है पॉलिनेशन के बाद के इवेंट्स हैं, और ये सब अचीव तब होंगे जब कंपैटिबल पॉलन लैंड हुआ है, ठीक है. दैट विल बी लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन. इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, द पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग द पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल. ठीक है, या तो वो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगी. आपको अगर ध्यान हो तो पॉलन ग्रेन का जो हमने डायग्राम बनाया था, तो एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिन वाली जो थी उसके अंदर कई जगह पर माइन्यूट स्पेसेस या गैप्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जिसके थ्रू वाटर आता है उसमें और पॉलन जर्मिनेट होता है. अगर वो गैप्स नहीं होते तो पॉलन कभी जर्मिनेट ही नहीं हो पाता. ठीक है, तो जर्मिनेट होगा स्टिग्मा पे, मतलब ट्यूब फॉर्मेशन होगी, या ट्यूब फॉर्मेशन होगी तो स्टाइल तक जाएगी. ये चीज को रोक देगा वो कौन रोक देगा? प्लांट का स्टिग्मा खुद रोक देगा, फ्लावर का. The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between the pollen grains and the pistil. ठीक है, ओके. तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण. वैसे पिस्टल के लिए गा रहा है पॉलन ग्रेन, पर ये किरण है अगर तो ये हाँ करेगी, अदरवाइज. ठीक है, दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन. ठीक है, केमिकल्स हैं काफी सारे पॉलन में, और वो पॉलन के केमिकल्स जो हैं इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल. पिस्टल के पास भी अगर उसी की कंपैटिबल केमिकल्स हैं तो रिएक्शन नहीं है, तो रिएक्शन नहीं. इट इज द ओनली in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to recognition followed by acceptance or rejection. ठीक है, समझ आ गया? इट्स वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग as mentioned earlier, पता नहीं कब. Following compatible pollination, the pollen grain germinates on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. ये तो हमें मालूम है. जर्म पोर भी आपने को पता होना चाहिए. जर्म पोर क्या होता है? एक्साइन लेयर के अंदर जो पोर्स थे उसको हम जर्म पोर बोल रहे थे, क्योंकि उसी की मदद से वाटर की एंट्री होती है पॉलन ग्रेन में और जर्मिनेशन फैसिलिटेट होता है. द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इन द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी. फाइनली वो पॉलन ट्यूब जो है ओवरी के पास आ गया. यू वुड रिकॉल that in some plants pollen grains are shed at a two cell stage. एक वेजिटेटिव था और एक जनरेटिव सेल था. In such plants the generative cell will now divide and forms two male gametes during the growth of the pollen tube. ठीक है, मतलब कि हर एक pollen grain जो है उसके अंदर जब pollen tube formation होती है तब हर बार इस pollen tube के अंदर जो है तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस. ठीक है बच्चों, ये किस सेल का न्यूक्लियस है? ये इसी सेल का न्यूक्लियस है. ठीक है, एक होता है हमारे पास में जनरेटिव सेल, और उसने डिवाइड करके माइटोटिकली बना दिए हैं दो मेल गैमीट्स. हर बार आपको पॉलन ग्रेन के अंदर ये तीनों मिलेंगे, लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन्स टू सेल स्टेज में शेड होते हैं. तब जब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है तब वो दो मेल गैमेट्स बनाते हैं जनरेटिव सेल के माइटोटिक डिवीजन की मदद से. ठीक है, फिर इन द प्लांट्स विच शेड एट थ्री सेल स्टेज डायरेक्टली, जैसे तीन वाले में आ गए अगर वो, तो पॉलन ट्यूब विल बी कैरिंग मेल गैमेट, दो मेल गैमेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, मतलब कि माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स. माइक्रोपाइलर एंड पे गया, मतलब जहां पर क्या नहीं प्रेजेंट है, जो दोनों ट्यूनिक्स हैं, जो दोनों लेयर्स हैं, वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इंटेग्यूमेंट आउटर भी नहीं है, इनर भी नहीं है, वो हिस्से को हम माइक्रोपाइलर हिस्सा बोल रहे हैं. वहां से जाएगा एक सिनर्जिड सेल की तरफ जाएगा फिर. ठीक है, थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस. सिनर्जिड सेल के पास में जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है उसकी मदद से वो एक सिनर्जिड के पास में पहुंचेगा,
ठीक है, सिनर्जिड सेल का फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करता है पॉलन ट्यूब को टुवर्ड्स द एग. Studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of the pollen tube. All these events from the pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. तो ये डेफिनेशन है, ठीक है. मतलब लैंड होना पॉलन का, ठीक है, ये तो पॉलिनेशन कहलाता है. ओके, अभी क्या पूछ रहे हैं, पॉलन लैंड हो चुके हैं, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ है, पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचा है, एग सेल तक पहुंचा है, ये सब मिलाकर कलेक्टिवली पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है. ठीक है, अभी इसने फर्टिलाइजेशन नहीं किया है, तब तक की बात कर रहे हैं हम. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय promotion या inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would be helping the plant breeder to manipulate the pollen pistil interaction even in incompatible pollinations. अभी ह्यूमन ठहरा एक बहुत ही ज़्यादा मीन क्रिएचर, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इसके पॉलन के पास में ये प्रोटीन्स है जिस पॉलन को ये अपना मान रहे हैं, जिस पॉलन को ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन अलाउ कर रहे हैं. कई सारे ऐसे बॉटनिस्ट होंगे जो कि उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने में सक्षम रहे एंड देन उस प्रोटीन का आर्टिफिशियल फॉर्म तैयार किया, पॉलन ग्रेन के ऊपर कोट कर दिया और अब बोला अब देखो क्या ये रिजेक्ट कर पाता है कि नहीं. ठीक है, तो अगर कंपैटिबल प्रोटीन होगा तो हो सकता है कि वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करने दे, लेकिन इस तरीके से हाइब्रिड्स बनेंगे. ये नेचर के अगेंस्ट की बात हो गई, तो यहाँ पर हाइब्रिड्स फॉर्मेशन होगा और ऐसे करवा रहा है इंटेलिजेंस के मदद से ह्यूमन, प्लांट को मूर्ख बना के, है ना. बहुत सिंपल सी बात है. द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया हमने ये देख लिया है. यू कैन इजीली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन. अभी यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग ऑल दीज प्लांट्स, फ्लावर्स, एंथर्स निकालने पड़ेंगे ना अपने को, क्योंकि तो यहाँ पर आपको एंथर्स में से पॉलन निकालने हैं कुछ पौधों के और पानी में डालने हैं और फिर उसको चेक करना है माइक्रोस्कोप की मदद से कि उसमें पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक ड्रॉप शुगर सोल्यूशन की डाल दो, तो क्या होता है ना कि प्लांट के अंदर शुगर सोल्यूशन अगर अपन डाल दी तो समवेयर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, तो पॉलन जर्मिनेट हो जाता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक शुगर सोल्यूशन बनाई. कितनी बनाई, ए ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन, 10 ग्राम शक्कर अपन ने 100 ml पानी में घोल ली. ठीक है, 10 ग्राम शुगर 100 ml वाटर में घोल के उसका हमने एक ड्रॉप लिया, उसके ऊपर हमने पॉलेंस डस्ट कर दिया, फिर हमने स्लाइड प्रिपेयर करी कांच की, उसके ऊपर उसको रख के माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं. तब क्या मालूम पड़ता है कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कितने देर में होता है, ये देखना चाह रहे हैं हम. ठीक है, तो कुछ 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर आफ्टर द जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाता है. तो आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर पॉलन ट्यूब बनता हुआ. ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमनली प्रेजेंट आसपास के पौधों के ऊपर स्टडी करने के लिए बताया है आपको. जो प्लांट्स की एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी देती है, मैं कोशिश करती हूँ उसको मैं आपको विजुअलाइज करा दूँ, इमेजिन करा दूँ कि कौन कौन से पौधे हैं वो, ताकि आपके माइंड में उसकी इमेज रहे और यू कैन लिटरली ट्राई दीज एक्सपेरिमेंट्स एट योर हाउस और योर स्कूल. ठीक है, देखो ये तो हमारा पी प्लांट हो गया. पी प्लांट के फ्लावर से आप कर सकते हो ऐसा. ये चिकपी हो गया. चिकपी अपन जानते हैं ना, जैसे हम लोग हमारे एरिया में मध्य प्रदेश साइड में बोलते हैं छोड़, होले भी बोलते हैं लोग, चना बोलते हैं, ग्रीन. ठीक है, ग्रीन चना. फिर ये है आपका क्रोटोलेरिया नाम का फ्लावर. ठीक है, फिर ये वाला है आपका बाल्सम. ये तो कॉमनली दिख जाता है बाल्सम कई जगह पर. और ये तो सबने देखा होगा विंका रोजिया. विंका रोजिया हमारा कैथेरैंथस रोजिया, विंका रोजिया. ठीक है, ये वाला फ्लावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसरस एजेंट बनते हैं इससे. देखो, तो जब पॉलन ट्यूब बनती हुई दिखेगी ना तो कुछ कुछ इस प्रकार की नजर आएगी मैग्नीफाई होने के ऊपर. ये आपको पॉलन ग्रेन दिखेगा और ये आपको पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा, समवट लाइक दिस. ठीक है, व्हेन यू विल बी वाचिंग दिस अंडर द माइक्रोस्कोप देन. ओके, सो दिस इज ऑल. ठीक है, सो दिस मच वी हैव डन. नाउ
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बातें समझते हैं। तो हमने कहा ह्यूमन बीइंग अ वेरी मीन क्रिएचर विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द वेज ऑफ देयर बेटरमेंट एवरी टाइम, ठीक है। एंड दिस इज अगेन अ गुड थिंग बिकॉज हमें मदर नेचर ने इस काबिल बनाया है दैट वी आर एबल टू यूज अवर ब्रेन्स टू मैनिपुलेट द थिंग्स, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट वेरी एथिकल इफ वी आर चेंजिंग थिंग्स विदाउट देयर परमिशन, ठीक है। एनीवेज इस पॉइंट पे बात जितनी देर करोगे हर बार नया स्टेटमेंट आ सकता है दिमाग में से। तो अब अगर मैंने कहा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है किसी को और ऐसा फ्लावर है जिस फ्लावर के पास में प्रेजेंट है एंथर्स, ठीक है। देखो 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, आप लोग को मैंने बता रखा है। अगर ओनली स्टेमन मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट है तो हम ऐसे फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। अगर ओनली पिस्टिल या कार्पेल प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं इसे पिस्टिलेट फ्लावर, कार्पेलरी भी बोल सकते हैं, कार्पेलेट भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में बोथ प्रेजेंट है अगर स्टेमन एंड पिस्टिल, ठीक है, तो हम इसके लिए बोलेंगे क्या, दैट दिस इज अ बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस। टर्म क्या बोलते हैं, मोनोइशियस, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं ये दोनों ऊपर वाले, इनके लिए हम टर्म क्या बोलते हैं, डायोइशियस। मोनोइशियस दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम फ्लावर में है तो मोनोइशियस, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलग अलग फ्लावर्स में है तो डायोइशियस, ठीक है। तो ऐसे 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। अब मान लो कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके पास में स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब पिस्टल भी प्रेजेंट है और पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए स्टेमन्स भी प्रेजेंट है, दोनों है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसका सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस भी नहीं हो, मेरे हिसाब से हो। मैं चाहती हूं कि मेरे हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन हो, ठीक है। हनी भी आके क्रॉस पॉलिनेट कर देंगे, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे इसका हाइब्रिड बनाना है फ्लावर का। तो कैसे बनाएंगे, तो हमने तो मेजर मैकेनिज्म समझ लिए ना, तो हम क्या करेंगे, नाउ फ्लावर 1, ठीक है, ऑफ स्पीशीज 1 मान लेते हैं, एंड फ्लावर 2 ऑफ स्पीशीज 2, ये 2 थोड़े से रिलेटेड स्पीशीज हैं जिसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। स्पीशीज सेम भी हो सकती है, राइट, बट हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं राइट नाउ। हम स्पीशीज नहीं लेते, हम सिर्फ फ्लावर 1 फ्लावर 2 लेते हैं, ठीक है, ऑफ अनदर प्लांट। अब मुझे बताओ मैंने क्या किया, इस फ्लावर के अंदर का सारा स्टेमन्स को रिमूव कर दिया, ठीक है, हटा दिए सारे स्टेमन्स, और इस वाले फ्लावर जो है इसके अंदर जो स्टेमन्स थे वहां से एंथर में से पॉलन ग्रेन्स बने लिए, पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम दिस प्लांट, और इस वाले फ्लावर के अंदर मैंने उसको जाकर क्या करा दिया, स्प्रिंकल ऑन दिस स्टिग्मा। तो ये तो मेरे हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन हुआ ना, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे हम, डायग्रामेटिकली। देखो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हम हमारे हिसाब से भी क्रॉस पॉलिनेशन अचीव कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। इट इज अ वेरी इजी फिनोमेना। लुक एट दिस नाउ दिस इमेज एवरीवन कैन सी। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फ्लावर जो कि खिला नहीं, अभी सिर्फ बड स्टेज में है, कली है। हमने क्या किया, उसके आउटर मोस्ट वर्ल्स मतलब कि कैलिक्स को हटा दिया, ठीक है, हमें कोई मतलब भी नहीं है उससे, क्योंकि है ना। फिर हमने उसके कोरड़ा को खींचा, ठीक है, कैसे खींचेंगे, अभी खुला तो है नहीं अपने आप, तो फोरसेप की मदद से अपन ने उसको खींच के खोल दिया। कर सकते हैं ऐसा, कली को खोल सकते हैं हम अपने मन से, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बनाने वाले पोर्शन मतलब कि स्टेमन प्रेजेंट है वो इमेच्योर दिखेगा, डस्ट नहीं आएगी आपके हाथ में, ठीक है, और आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मतलब कि पिस्टल भी इमेच्योर दिखेगा। अब आपने क्या किया, उस इमेच्योर स्टेज में ही सारे के सारे उसके एंथर्स को कट कर दिया, बाइलोब्ड एंथर्स को। फिलामेंट से काटो, तो फिलामेंट से काटो तो एंथर अपने आप रिमूव हो गया। सारे ध्यान से देख के आपने सारे एंथर्स रिमूव कर दिए, ठीक है।
अब आपने उसके कैलिक्स करोला को तो डैमेज पहुंचा दिया, तो वापस से तो वो बर्ड नहीं बन जाएगा। तो मैं चाहती हूँ उसको प्रोटेक्ट करना। इसको ऐसे कट करने के बाद में मैंने यहाँ से लेकर तो एक बैग टाई कर दिया, यहाँ से लेकर एक बैग टाई कर दिया ऐसे, तो एक बैग के अंदर कवर हो गया ये पूरा है ना। अब जब इसका स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन जो है, ये स्टिग्मा इसका जब मैच्योर होगा, उस दिन मैं क्या करूंगी, लाकर मैं किसी जिस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स में इस पे स्प्रिंकल करवाना चाहती हूँ ना हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो मैं अपने मन से लाकर इस पे स्प्रिंकल करूंगी। ठीक है, ठीक है। तब क्या होगा कि हो सकता है कि ये पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाए जो मैंने आर्टिफिशियली कैरी किया है, एंड बाय एनी चांस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी अचीव हो जाए। ठीक है, पॉलिनेशन भी सक्सेसफुल हो जाए, फर्टिलाइजेशन भी सक्सेसफुल हो जाए, सीड्स भी बन जाए ओवरी में, और लेकिन डिजायर्ड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू डू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल तरीके से हम इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हमने रिमूव किया स्टेमन्स को कट करके, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन बच्चों टर्म बहुत सिंपल है, कोई बड़ा टर्म नहीं है। आप मुझे बताओ, हम मैस्क्यूलाइनिटी बोलते हैं, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात होती है और मेल बिहेवियर की बात करते हैं। ये बड़ा मैस्क्यूलाइन है, मतलब कि मेल है जो जिसके मेल फीचर्स काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये बहुत फेमिनाइन है। फेमिनाइन है मतलब इसके फीमेल फीचर्स काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये फीमेल जो है ये बहुत फेमिनाइन है। ठीक है, मैस्क्यूलाइन मेल, फेमिनाइन फीमेल। जब हमें ये टर्म्स मालूम है तो हमारे लिए ये वर्ड कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं होगा। ई मतलब कि रिमूवल ऑफ मैस्क्यूलाइनिटी, मतलब हमने इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही हटा दिया, इमैस्क्यूलेशन। ठीक है, इमैस्क्यूलेशन करा इस फ्लावर में से, फॉलोड बाय बैग लगा दिया, बैगिंग। तो बच्चों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आती हैं। एक आती है इमैस्क्यूलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स, एंड एक आती है बैगिंग, जिसमें कि हम स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी मतलब पिस्टल को या पूरी ही फ्लावर को बैग से कवर कर देते हैं, ताकि कोई हनी भी आकर इस पे पॉलन लिबरेट ना कर दे। मैं जो पॉलन्स लेके आऊंगी वो जब मैं इसको बैग को ओपन करूंगी तब मैं ही इस पे लिबरेट करूँ। तो बैग टाइट बांधना पड़ेगा वरना एंट वेंट आ सकती है ना। ठीक है, ये ऐसे दिखता है। देखो अभी आपको याद होगा मेंडल, आपने 10th में पढ़ा होगा, जो 11th के बच्चे हैं और जो 12th के बच्चे हैं वो अभी पढ़ेंगे ही ऑब्वियसली। तो मेंडल ने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी करवाया था कई सारे पी प्लांट्स में। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो उन्होंने क्या किया, देखो इस फ्लावर पर्पल वाला दिख रहा है, इसके इन्होंने सब एंथर्स रिमूव कर दिए, हटा दिए, फिर इसको उन्होंने बैग लगा दिया होगा जब तक कि इसका ये पोर्शन मैच्योर नहीं हो जाता, फीमेल पोर्शन। फिर उन्होंने क्या किया होगा, व्हाइट वाले फ्लावर के जो पॉलन्स हैं वो लाकर इस पे ब्रश से ट्रांसफर करवाए होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इनके पास में जो बने थे फ्लावर्स वो पर्पल फीचर ही कैरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो उन्होंने अलग स्टडी की, वो बेसिकली इनहेरिटेड फीचर्स की स्टडी कर रहे थे, हमारे को उससे मतलब नहीं है। हम बस ये बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं ये हाइब्रिड्स हैं। क्यों हैं ये हाइब्रिड्स? क्योंकि इनके ऊपर दूसरे टाइप के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स लाकर स्प्रिंकल किए गए हैं। ठीक है, ओके डन। देखो ये बैगिंग करने के बाद ऐसे दिखता है। ये सब फ्लावर जो अंदर प्रेजेंट है ना, इन सभी के स्टेमन्स हमने रिमूव कर दिए हैं और उसके बाद हमने बैग लगा दिया उस पर। हम जब चाहेंगे, जब हमें मालूम पड़ेगा कि इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन मैच्योर हो गया है, तब स्प्रिंकलिंग कर देंगे। ये एक डाइकॉट प्लांट है, देख के समझ में आ रहा है, ब्रॉड लीफ है इसकी, प्लस ये 101% कुकुरबिटेसी का नजर आ रहा है। एनीवेज, अब आ जाओ तुम थ्योरी पढ़ लो इसकी, तुम्हें पूरा आता है समझ में। ठीक है, सिर्फ तुम थ्योरी पढ़ोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमने जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं। ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफन जेनेरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज। ठीक है, ह्यूमन क्या करना चाहता है, हमेशा सुपीरियर वेराइटीज बनाना चाहता है हर एक चीज की। पी प्लांट सुपीरियर वेराइटी बना दो, वीट सुपीरियर वेराइटी बना दो, हर चीज की सुपीरियर, ताकि क्या हो, उसकी मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाए। वैसे
तो artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from the contamination. ठीक है, it is achieved by emasculation and bagging technique. If the female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. ठीक है, मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो, उसके पहले ही पॉलन ग्रेन्स बने ही नहीं हो, उसके पहले ही हम स्टेमेंस को रिमूव कर लें, ये नेसेसरी है. ठीक है, इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन. इमास्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विथ अ बैग ऑफ suitable size. ठीक है, generally made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollens from nature or as carried by the insects. ठीक है, this process called as bagging. When the stigma of the bagged flower attains receptivity, mature pollen grains are collected from the anthers of the male parent and are dusted on the stigma and the flowers are rebagged. वापस से बैग लगा देंगे. हम वापस से बैग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट जब किया है ना, प्रोटेक्टेड तरीके से किया है काफ़ी, तो हम चाहते हैं कि इसका फ्रूट आए तब तक ये खराब नहीं हो जाए, डिटोरियोरेट नहीं हो जाए, क्योंकि वैसे ये प्रोटेक्टेड नहीं है. आपने इसके सब निकाल दिए पोर्शंस, फ्लावर के कैलिक्स निकाल दिए, कोरोना निकाल दिया, तो ये वैसे ही प्रोटेक्टेड नहीं है नॉर्मल नेचुरल तरीके से. तो आप इसको आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे जब तक इसकी फ्रूटिंग नहीं हो जाती. ठीक है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे कि मैंने कहा कि या तो स्टेमिनेट या पिस्टलेट फ्लावर्स होते हैं यूनिसेक्सुअल. अगर सिर्फ पिस्टलेट फ्लावर है तो अपने को एंथर रिमूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब इमास्कुलेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, बिकॉज है ही नहीं वहां पर एंथर, तो डायरेक्टली बैगिंग कर देते हैं. ठीक है, बैगिंग करने के बाद में जब हमें मालूम पड़ेगा कि रिसेप्टिव हो गया है, तब हम पॉलन ग्रेन्स लाकर उस पर स्प्रिंकल करवा देंगे. ठीक है, सो देयर इज नो नीड फॉर इमास्कुलेशन. द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन. सो पहले ही अपन ने बर्ड को ही उसको प्रोटेक्ट कर दिया बैगिंग करके. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower is rebagged. बोलो, समझ आया सभी लोगों को? बहुत सिंपल चीज़ है ये जो हमने पढ़ी अभी, वेरी सिंपल. ठीक है बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. अभी हमने जो पढ़ा था वो है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में कहाँ से कहाँ तक की चीज़ शामिल होती है? पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे लैंड हो चुके हैं, कलेक्ट हो चुके हैं, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है, स्टाइल को क्रॉस करते हुए वो ओवरी तक पहुंच रहे हैं. ठीक है, सिनर्जिड सेल्स जो हैं उसके अंदर के हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स द ओव्यूल. ठीक है, अगर वो 2 सेल स्टेज वाला पॉलन था तो वो 3 सेल बन जाएगा, और अगर वो 3 सेल स्टेज वाला पॉलन डायरेक्टली था तो वो सिर्फ ओव्यूल तक पहुंचेगा. इतना. ठीक है, इसके बाद जो होने वाला है वो तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है. तो फर्टिलाइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये गैमीट फ्यूज करेगा, ऐसा ये ऐसा होगा, वो फर्टिलाइजेशन कैटेगरी में काउंट होता है. तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तो समझते हैं. ये हमारे पास में है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास में एग अपैरेटस, ये आपके पास में इनर इंटेग्यूमेंट, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये आपके पास में फ्यूनिकल, ये प्लेसेंटा होगा. ठीक है, ये न्यूसेलस आसपास में, सब बना के इन्होंने बता दिया. यहाँ पर क्या दिखाया? 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, मतलब ये वाला एंड कौन सा हो गया? चैलेजल एंड, और ये वाला एंड कौन सा हो गया? माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, अब पॉलन ट्यूब आ रहा है. देखो अब पॉलन ट्यूब आ रहा है, ये हमारे पास में पॉलन ट्यूब का ट्यूब न्यूक्लियस है जिसको हमें कोई मतलब नहीं. हमारे पास में जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस भी है. अभी आप देख पा रहे हैं कि जनरेटिव सेल एक ही है, लेकिन जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे आता जा रहा है वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं? जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस ने डिवाइड कर लिया, मतलब जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके बना लिया 2 मेल गैमीट्स, या फिर स्पर्म न्यूक्लिया बोल रहे हैं. मतलब कि प्लांट या ह्यूमन दोनों के मेल गैमीट्स के लिए स्पर्म टर्म इस्तेमाल करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, बट बेटर होगा कि हम 2 मेल गैमीट्स
जनरेटिव न्यूक्लियाई, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन डेवलप नहीं हो, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, ये एक मेल गैमीट और ये दूसरा मेल गैमीट, इनका फेट देखो, एक स्पर्म न्यूक्लियस और दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस एक सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में डाल दिया जा रहा है। ये एक सिनर्जिड सेल है, ये दूसरा सिनर्जिड सेल है, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में डाल दिए जा रहे हैं दोनों स्पर्म न्यूक्लियस। एक स्पर्म न्यूक्लियस एग के पास पहुंचता है, ये दिख रहा है हमें। एक स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ये दो पोलर न्यूक्लिया के पास पहुंचता है, तो ये हमने देखा। तो यहाँ पर बना है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे हम बोल रहे हैं जाइगोट, और यहाँ पर बना है एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर से हम बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये है डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन अगर हम ह्यूमन रिस्पेक्टिव बात करते हैं तो एक एग सेल या ओवम है, स्पर्म आया, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। यहां पर क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दो मेल गैमीट्स है, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ में फ्यूज हो रहा है, एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज हो रहा है। फर्टिलाइजेशन एक बार नहीं हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक ही एग अपैरेटस के अंदर ये सब हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। एंड ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होके एक स्टेप में ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, मतलब कि दो पोलर न्यूक्लिया और एक मेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, तो इसको अपन ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर टुगेदर टेकिंग प्लेस in the process. Hopefully understood, right? So now when we'll be reading the NCERT, it will become very simple for us. देखो, after entering one of the synergids, the pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of the synergid. ठीक है ना, मैंने कहा था आप लोग अपने मन से भी लिख पाएंगे। आई एम श्योर कि जो लाइन्स मैं पढ़ा रही हूँ ये आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी चल रही होंगी। One of the male gametes moves towards the egg cell and fuses with the nucleus, thus completing the syngamy. Syngamy मतलब this is the most important event of fertilization. Fusion of the male gamete and the female gamete is called as syngamy, which is the most important event of fertilization. Zygote formation को यही लीड करता है, क्योंकि this results in the formation of diploid cell called as the zygote. The other male gamete moves towards the polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. PEN, ठीक है, कैपिटल में लिखना है। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion. Since 2 types of fusions are taking place, one is syngamy, one is triple fusion. That means one is zygote formation, one is primary endosperm nucleus formation, diploid, triploid. ठीक है, therefore this phenomena is termed as double fertilization, which is the event unique to flowering plants. ठीक है, मतलब double fertilization and triple fusion takes place only in the angiosperms or flowering plants. The central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell. ठीक है, मतलब क्या बोला इसने, देखो ये तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और ये पूरा सेल को क्या बोलेंगे अपन अभी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा, जाइगोट। बाकी सब सेल्स का क्या होगा, बाकी सब सेल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, दे विल बी डैमेज्ड। ओके, सो दिस इज ऑल, दिस इज द कंप्लीट वी कैन से फिनोमेना विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ। एंड इसके बाद में अपन जो भी नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन बचता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो हमारे पास में फर्टिलाइजेशन भी बाकी है अभी तो, सो ये सारी चीज़ें नहीं, हाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हमारी बाकी हैं, सीड फॉर्मेशन, ये सारी ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ओवर, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो बच्चे रेगुलरली मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी चाहिए है, जैसे कि जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं या नीट के लिए, तो यू ऑल कैन जस्ट कमेंट मी वंस, उसके अकॉर्डिंग्स में हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं। So thank you so much for watching this lecture. Have a nice day.